हम इस वीडियो में विटगेन्स्टाइन द्वारा अर्थ के चित्रण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। यह उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है जो प्रतिज्ञप्तियों एवं जगत के स्थिति के बारे में, या यूँ कहें तो भाषा और जगत के संबंध के बारे में चर्चा करता है। वस्तुतः जैसा हम विटगेन्स्टाइन के दर्शन को जानते हैं, उसमें विटगेन्स्टाइन यह दावा करते हैं कि यह जगत तथ्यों की समग्रता है, अर्थात उनके दृष्टिकोण में यह जगत केवल तथ्य है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में, जो सूत्रबद्ध शैली में लिखा हुआ है और लगभग 75 सूत्रों में वर्णित है, उसके सूत्र संख्या 1.1 में वो कहते हैं, द वर्ल्ड इज द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स नॉट ऑफ थिंग्स, अर्थात जगत तथ्यों की समग्रता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आगे वो कहते हैं, द फैक्ट इन लॉजिकल स्पेस आर द वर्ल्ड, अर्थात जो तथ्य हैं वो उनके तार्किक आकार में वो दुनिया है। अब हम यहाँ उनके भाषाई चित्रण या अर्थ के चित्रण सिद्धांत की चर्चा करेंगे, हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः विटगेन्स्टाइन का मानना है कि प्रतिज्ञप्तियाँ वस्तु स्थिति का चित्रण करती है, और वस्तु स्थिति वह स्थिति है जिससे जगत का बोध होता है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी प्रतिज्ञप्तियाँ वस्तु स्थिति का चित्रण करती है। तो विटगेन्स्टाइन यहाँ कहते हैं कि सरल प्रतिज्ञप्तियाँ वस्तु स्थिति का चित्रण करती हैं, वो तथ्य या वस्तु स्थिति को प्रकट करती हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि प्रतिज्ञप्तियाँ क्या होती हैं। विटगेन्स्टाइन के मत में भाषा की पहली इकाई प्रतिज्ञप्ति है, अर्थात प्रतिज्ञप्तियों से ही भाषा बनती है। भाषा प्रतिज्ञप्तियों की एक श्रृंखला है। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिज्ञप्तियाँ किससे बनती है। विटगेन्स्टाइन इसके उत्तर में कहते हैं कि प्रतिज्ञप्तियाँ नाम से बनती है। प्रतिज्ञप्तियाँ नामों की एक श्रृंखला है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि यह नाम क्या हैं। विटगेन्स्टाइन इसके उत्तर में कहते हैं कि नाम वह है जिससे कोई वस्तु सूचित होता है, अर्थात नाम वह इकाई है जो किसी विषय को डिनोट करती है, कि जिससे किसी वस्तु विशेष की सूचना मिलती है, जो किसी वस्तु विशेष के बारे में बताती है। और यह नाम से प्रतिज्ञप्तियाँ बनती हैं। सरल प्रतिज्ञप्तियाँ से जटिल प्रतिज्ञप्तियाँ बनती हैं, और जटिल प्रतिज्ञप्तियों के श्रृंखला से वाक्य बनते हैं,
अर्थात भाषा बनती है और भाषा से हम जगत के बारे में जानते हैं। अब यहाँ भाषा और जगत के बीच वैसा क्या चीज़ है जिससे हम भाषा के माध्यम से जगत के बारे में जानते हैं, इसी की चर्चा वो विटगेन्स्टाइन अपने चित्रण सिद्धांत में करते हैं और इसी प्रश्न का जवाब भी देते हैं। विटगेन्स्टाइन के अनुसार वो कहते हैं कि हमने प्रतिज्ञप्तियों के विवेचन में भाषा तथा तथ्यों के मिलन बिंदु की ओर संकेत किया था। हमने कहा था कि ट्रैक्टेटस के अनुसार अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियाँ वस्तु स्थिति का बोध कराती हैं और वस्तु स्थितियाँ विषयों से संबंधित होती है। प्रतिज्ञप्तियों की इकाई प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति है जो नामों की श्रृंखला है। नामों से विषय सूचित होते हैं। प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति से वस्तु स्थिति का बोध होता है। इस स्तर पर भाषा तथा तथ्य का संपर्क या संयोग बिंदु स्पष्ट हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि भाषा तथ्यों के विषय में कुछ कह सकती है। वस्तु स्थिति का होना एक तथ्य है और यह जानकारी हमें भाषा से मिलती है, अर्थात भाषा से हमें जगत के बारे में जानकारी मिलती है। जगत वह है जिसे भाषा प्रकट करे। अब यह जानकारी किस प्रकार होती है? ट्रैक्टेटस के रचयिता विटगेन्स्टाइन ये कहते हैं कि अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियाँ तथ्यों को चित्रित करती है। वो कहते हैं कि ए प्रपोजिशन शोज इट्स सेंस, अर्थात प्रतिज्ञप्तियाँ वस्तु स्थिति को चित्रित करती हैं। अब यहाँ यह देखने वाली बात होती है कि सामान्य रूप से यह बात प्रतीत होता है कि हमारे दैनिक प्रयोगों में भी कथनों में एक प्रकार का चित्रण रूप होता है। जैसे हम ये कहें कि यह कलम कागज के दाएं हैं, या ये कहें कि यह कागज कलम के बाएं हैं। दोनों कथनों में व्यवहृत शब्द एक ही हैं, फिर भी दोनों के बोध में अंतर है, क्योंकि पहले से जो चित्र स्पष्ट होता है, पहले कथन से जो चित्र स्पष्ट होता है, दूसरे कथन से इससे भिन्न चित्र स्पष्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि दोनों प्रतिज्ञप्तियाँ अलग अलग वस्तु स्थिति को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए दोनों वस्तु स्थिति में अंतर प्रतीत होता है। यहाँ अब हम ये देखेंगे कि प्रतिज्ञप्तियों से जो बोध होता है वह कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है। अर्थपूर्ण कथनों के अर्थबोध होने का अर्थ क्या होता है। कभी कभी एकाएक कोई वाक्य कहा जाता है और हम उसके अर्थ को समझ लेते हैं। वाक्य में परिचित शब्दों का भी उपयोग करते हैं और उनके माध्यम से या तो उन्हें कोई नया अर्थ दे देते हैं या किसी अपरिचित शब्द के अर्थ को भी गढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो विटगेन्स्टाइन इन समस्याओं का उत्तर देते हुए कहते हैं कि एक बार उनके साथ एक घटना घटी और उन्होंने उस समय उन्हें अकस्मात ये विचार आया कि जो हम सामने
घटना देख रहे हैं या जिस फेनोमेना में हैं, वैसे ही व्यवहार हमारी प्रतिज्ञप्तियाँ भी करती हैं। दरअसल उन्होंने एक म्यूजियम में कार दुर्घटना की वस्तु स्थिति को प्रदर्शित करने वाला एक मॉडल देखा। उसमें यह दर्शाया गया था कि कार दुर्घटना कैसे हुई है, और उस म्यूजियम में स्थित कार दुर्घटना के मॉडल को देखकर यह सहज ही अंदाज़ा कोई भी दर्शक लगा सकता था कि कार दुर्घटना में क्या क्या हुई और कैसे हुई और वहाँ वस्तु स्थिति क्या रही होगी। विटगेन्स्टाइन भी उस स्थिति को देखकर यह समझे थे कि प्रतिज्ञप्तियों में जो अर्थबोध होता है वह भी तो इसी रूप में होता है। वस्तुतः विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि प्रतिज्ञप्तियाँ तथ्यों को चित्रित करती है और प्रतिज्ञप्ति में परिचित शब्द के नए संबंध के विषय में बिना कोई जानकारी पाए अर्थबोध हो जाता है। प्रतिज्ञप्ति एक प्रकार का चित्र हो जाती है। इस चित्र में क्या है यह बताने की आवश्यकता है। चित्र है अतः कुछ चित्रित ही करता है। इस प्रकार विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि प्रतिज्ञप्तियाँ अपने अर्थबोध को अपने ही स्पष्ट करती है, अर्थात प्रतिज्ञप्तियों में ही कुछ ऐसा निहित होता है जिससे वस्तु स्थिति अर्थात उनके अर्थ अभिव्यक्त हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ए प्रोपोजिशन शोज हाउ थिंग्स स्टैंड if it is true and it says that they do so stand। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रतिज्ञप्तियाँ कैसे चित्रित करती हैं। यहाँ चित्र का अर्थ फोटोग्राफ या आईना के प्रतिबिंब जैसा प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिज्ञप्तियाँ न तो कैमरा है और न आईना होती हैं। यहाँ चित्रण है। कुछ रेखांकनों, चिन्हों एवं आकारों के आधार पर वस्तु स्थिति का प्रतिरूपण, रिप्रेजेंटेशन। हर चित्र या हर आकार टैक्टिटस के अर्थ में प्रतिरूपण नहीं है। यहाँ मतलब कहने का अर्थ है कि हर प्रकार का चित्र विटगेन्स्टाइन के अनुसार अर्थ का प्रतिरूपण नहीं है। यहाँ चित्रण तार्किक चित्रण है या तार्किक प्रतिरूपण है। प्रतिरूपण तार्किक तब होते हैं जब उनमें कुछ तार्किक प्रतिरूपण की शर्तें हों और वो इन शर्तों को पूरा करें। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि इसके लिए 3 बातें अनिवार्य है और वो इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। उनका कहना है कि जैसे एक संगीत और संगीत प्रबंध की लिपि अर्थात एक म्यूजिक और एक म्यूजिक स्क्रिप्ट। जो संगीतकार है चाहे वह कोई भी रहे, वह म्यूजिक स्क्रिप्ट को देखकर वैसा म्यूजिक बजा लेता है और म्यूजिक को सुनकर यह वैसा स्क्रिप्ट लिख लेता है। मतलब म्यूजिक स्क्रिप्ट और म्यूजिक में समानता है, एक संगति है। अर्थात यदि म्यूजिक और म्यूजिक स्क्रिप्ट का चित्र है तो दोनों के बीच प्रत्येक पहलू की अनुरूपता होनी चाहिए और यह अनुरूपता प्राथमिक शर्त है। दूसरा शर्त है कि इस अनुरूपता में गहराई होनी चाहिए, अर्थात म्यूजिक स्क्रिप्ट एवं म्यूजिक की संरचना का विश्लेषण करें तो दोनों के अवयवों तथा रूपों में भी एक रूपता होनी चाहिए।
अर्थात जितने अवयव म्यूजिक में हों उतना ही अवयव म्यूजिक स्क्रिप्ट में भी होना चाहिए, और जितना अवयव म्यूजिक स्क्रिप्ट में हो उतना ही अवयव म्यूजिक में होना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है वो यह है कि हम म्यूजिक से म्यूजिक स्क्रिप्ट पर चले जाएं और म्यूजिक स्क्रिप्ट से म्यूजिक पर चले जाएं। मतलब उनमें इस स्तर की समानता हो, इस स्तर का संबंध हो कि हम एक से दूसरे और दूसरे से पहले पर बिना शर्त आ जा सकें, बिना शर्त निःसृत कर सके, उन्हें निकाल सकें। अब यहाँ चित्र और चित्रित भी इसी प्रकार एक दूसरे को अभिव्यक्त करती हैं, अर्थात जो प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं वह भी वस्तु स्थिति का उसी प्रकार वर्णन करती है, और वस्तु स्थिति भी अगर लिपिबद्ध हो तो वही प्रतिज्ञप्ति के आकार में होगा। अब यहाँ एक कठिनाई यह आती है कि लिपि का प्रत्येक स्वरूप वास्तविक संगति की किसी एक ध्वनि को सूचित करता है। तो यह कहा जा सकता है कि प्रतिज्ञप्तियों के हर अवयव किसी तथ्य को सूचित करे, परंतु ऐसा कहने में कठिनाई हो जाती है। वो यह हो जाती है कि जैसे भाषा में बहुत कुछ ऐसे अवयव आते हैं जिनका अभिव्यक्ति संसार में या जगत में नहीं हो पाती, और जगत के कुछ ऐसे अवयव होते हैं जिन्हें भाषा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे भाषा के तौर पर अगर हम उदाहरण लें, ये कहें कि सामान्य भारतीय संगीत पसंद होते हैं। यहाँ सामान्य भारतीय किसी विशेष को सूचित नहीं करता, तो फिर वह जगत में सामान्य भारतीय के अनुरूप कोई वस्तु तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ एकाएक संबंध भी नहीं स्थापित हो पाएगा और इससे अर्थ निरूपण भी नहीं होगा। परंतु विटगेन्स्टाइन इस समस्या का समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं कि केवल प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियाँ ही तथ्यों को सूचित करती है। जटिल प्रतिज्ञप्तियाँ या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन तथ्यों को सूचित नहीं करती है। इसलिए यदि हमें अर्थ समझना हो तो पहले जटिल परिस्थितियों को सरल प्रतिज्ञप्तियों में, जटिल प्रतिज्ञप्तियों कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन में कन्वर्ट करना होगा, और तब देखना पड़ेगा कि सिंपल प्रीपोजिशन से, सरल प्रतिज्ञप्तियों से किस वस्तु स्थिति का बोध होता है, चित्रण होता है। अब यहाँ चित्रण या प्रतिरूप करना अपने आप में एक अस्पष्ट भाव है। विटगेन्स्टाइन ट्रैक्टेटस में इस चित्रण करने को यथासंभव स्पष्ट करने की भी चेष्टा की है। उनके अनुसार प्रथम यह तो स्पष्ट है कि हर चित्र किसी स्थिति का प्रतिरूपण नहीं है। किसी प्रकार का रेखांकन या आकार किसी वस्तु स्थिति का चित्र नहीं हो जाता। जिस अर्थ में प्रतिज्ञप्तियों को चित्र कहा जाता है उस अर्थ में मात्र चित्र नहीं है, यह किसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, यह वस्तु स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतिरूपण प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रतिरूपण का अर्थ
है कि चित्र प्रतिरूपण तभी कर सकता है जब उसमें मतलब चित्र में और जो चित्रित हो रहा हो उसमें सादृश्यता हो, समझबूझकर ऐसा ही चित्र प्रस्तुत किया गया हो जिसमें उस स्थिति में जिसका यह चित्र है अनुरूपता हो। अनुरूपता में भी एक विशिष्टता होनी चाहिए। यह सादृश्यता या अनुरूपता सामान्य रूप से नहीं बल्कि निश्चित रूप से हो। चित्र मतलब अर्थात चित्र के अंश वस्तु स्थिति के विशेष निश्चित भागों के अनुरूप हों, तभी स्थिति का प्रतिरूपण हो सकता है। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि देयर मस्ट बी समथिंग आइडेंटिकल इन ए पिक्चर एंड व्हाट इट डिपिक्ट्स to enable the one to be a picture of the other all. अब एक समस्या यहाँ यह आती है कि प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों को नामों की श्रृंखला कहा गया है और इस शब्द श्रृंखला से भी कुछ वैचारिक भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नामों के किसी प्रकार के मेल मिलावट या मिश्रण से प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति निकल आएगी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियाँ नामों से बनी होती हैं। तो उनका कहना है कि नाम का केवल साधारण रूप से मिलावट कर देने से प्रतिज्ञप्तियाँ नहीं बनती हैं। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि जिस प्रकार संगीत स्वर लिपि में स्वरों के किसी प्रकार के मिश्रण से संगीत नहीं उभरता, उसी प्रकार शब्दों के किसी भी प्रकार के मेल मिलावट से प्रतिज्ञप्तियाँ नहीं बनती। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि ए प्रोपोजिशन इज नॉट ए ब्लेंड ऑफ वर्ड्स, ए प्रोपोजिशन इज आर्टिकुलेट। का कहना है कि स्वर लिपि में स्वरों को एक विशेष ढंग से संबंधित किया जाता है और संगीत में उत्पन्न विभिन्न ध्वनियों में उसी ढंग का संबंध होता है। यहाँ इन संबंधों के पीछे यह विचार है कि इनमें सार्थकता हो, अनर्गलता, अर्थहीनता नहीं। उसी प्रकार नामों का विशेष प्रकार का अर्थपूर्ण संबंध प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं। नामों का अनर्गल मेल मिलावट उसे अर्थहीन बना देगा। इस अर्थपूर्ण संबंध में विषयों के विशेष संबंध का प्रतिरूपण होता है। इस स्थल पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विचार सामने आता है जो ट्रैक्टेटस के चित्रण सिद्धांत के लिए प्रासंगिक ही नहीं अनिवार्य है। वो कहते हैं कि प्रश्न है कि प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति तथा वस्तु स्थिति में प्रतिरूपण संभव कैसे हो जाता है। दोनों का क्षेत्र तो दो है, एक का भाषी है, दूसरा का तथ्य है। दोनों में सहायता, अनुरूपता, प्रतिरूपण की बात हो रही है। इसका अर्थ है कि प्रतिज्ञप्तियों में कुछ ऐसा है जो तथ्यों के जैसा ही है तथा उसी मौलिक समानता के बल पर वह तथ्यों को चित्रित कर पाती है। उसी समानता के आधार पर चित्र तथ्यों को चित्रित कर पाते हैं और यह समानता क्या है? ट्रैक्टेटस उसे तार्किक आकार कहते हैं। प्रतिज्ञप्ति का तार्किक आकार वैसा ही है जो उससे जो चित्रित हो रहा है उसका तार्किक आकार है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रतिज्ञप्ति स्थिति का चित्रण कर ही नहीं पाती। प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति का तार्किक आकार है नामों का विशेष रूप से संबंधित होना। तथ्य वस्तु स्थिति का होना है जिसका तार्किक आकार है विशेष विषयों का विशेष रूप में संबंध। प्रतिज्ञप्ति वस्तु स्थिति का चित्रण तभी कर सकती है जब ये दोनों तार्किक आकार एक जैसे हों, अर्थात जिस प्रकार से नाम एक दूसरे से संबंधित हैं उसी प्रकार से वस्तु स्थिति में विषय भी संबंधित हों। जब ऐसी समानता रहेगी तभी प्रतिज्ञप्ति तथ्यों को चित्रित कर पाएगी। और यह हो सकता है कि चित्रण सही हो या गलत, लेकिन चित्रण करने का अर्थ ही है दोनों के तार्किक आकार एक जैसे हों। यहाँ जहाँ तार्किक आकार एक जैसे नहीं हैं वहाँ तथ्यों का चित्रण नहीं होगा। वो
विटगेनस्टाइन कहते हैं कि देयर मस्ट बी समथिंग आइडेंटिकल इन ए पिक्चर एंड व्हाट इट डिपिक्ट्स टू इनेबल द वन टू बी ए पिक्चर ऑफ द अदर ऑल। आगे कहते हैं कि इफ ए फैक्ट इज टू बी ए पिक्चर इफ मस्ट हैव समथिंग इन ए कॉमन विथ व्हाट इट डिपिक्ट्स। चित्रण सिद्धांत की यहाँ यही इनका चित्रण सिद्धांत है और चित्रण सिद्धांत की विवेचना में कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। इन निष्कर्षों पर भी हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे प्रथम तो यह कहा जा सकता है कि हमारी साधारण भाषा में भाषा का चित्रण रूप सदा स्पष्ट नहीं रहता। विटगेनस्टाइन कहते हैं कि यदि भाषा सचमुच अर्थपूर्ण है तो विश्लेषण से ऐसी प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति तक पहुंचा जा सकता है जहां उसका चित्रण रूप स्पष्ट हो। अर्थात हम भाषा के उलझन को, भाषा के चित्रण सिद्धांत को समझ के और उसे इम्प्लीमेंट करके हम भाषा के अर्थों के उलझन को समाप्त कर सकते हैं, उस उलझन को मिटा सकते हैं और सुलझा सकते हैं। फिर इस विचार से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि हर चित्र की सत्यता असत्यता, अर्थात हर प्रतिज्ञप्ति रूप के चित्र की सत्यता असत्यता भी इसी चित्रण अथवा प्रतिरूपण से निर्धारित होगी। प्रतिज्ञप्ति के बोध का अर्थ ही है यह जानना कि वस्तु स्थिति क्या होगी यदि यह सत्य हो तथा वस्तु स्थिति क्या होगी यदि यह असत्य हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता असत्यता प्रागनुभविक रूप में नहीं निर्धारित हो सकती, अर्थात पहले ही निर्धारित नहीं हो सकती। इस आधार पर ट्रैक्टेटस में विटगेनस्टाइन एक रोचक बात बताते हैं कि हम सभी प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों को जान जाएं और साथ साथ यह भी जान लें कि उनमें कौन सत्य है तथा कौन असत्य, तो हम वह सब कुछ जान गए जो जगत के विषय में जाना जा सकता है। इस प्रकार प्रतिरूपण का एक अन्य रोचक निष्कर्ष भी निकाला जाता है कि हमने देखा कि प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियाँ इस कारण कही जाती हैं कि हर प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति हर दूसरी प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति से सर्वथा पृथक तथा स्वतंत्र होती है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग वस्तु स्थिति का वर्णन करती हैं। अब यदि प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति वस्तु स्थिति को चित्रित करती है और यदि चित्रण सिद्धांत के अनुसार हर प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति किसी विशेष वस्तु स्थिति का चित्रण है और इस कारण प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति का तार्किक रूप वस्तु स्थिति के तार्किक रूप के पूर्णतया अनुरूप है, तो इसका अर्थ होता है कि हर वस्तु स्थिति स्टेट ऑफ अफेयर्स हर दूसरी वस्तु स्थिति से पूर्णतया स्वतंत्र है। विटगेनस्टाइन कहते हैं कि स्टेट ऑफ अफेयर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। इस प्रकार ट्रैक्टेटस का यह चित्रण सिद्धांत की व्याख्या है और हम पहले ही ये बता चुके हैं कि ट्रैक्टेटस अपने इस चित्रण सिद्धांत में भाषा और जगत के बीच के संबंध अर्थात भाषा किस प्रकार जगत के बारे में अभिव्यक्ति करती है, भाषा से हम कैसे जगत के विषय में जानते हैं और जगत को कैसे हम भाषा के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, उनके संबंधों की चर्चा की है, उनके संबंधों के कारण को जानने का प्रयास किया है। यह विटगेनस्टाइन का चित्रण सिद्धांत है।